जनाब, आप पक्ष में खिलाफ नहीं हो, बता दें। स्पीकर महोदय, कोई बिल पे बता ही नहीं रहा। मुझसे ये कहा गया कि विकास होगा वहां पर कश्मीर में। मुझे खुशी इस बात की। मैं ये जानना चाहता हूं, एक ही काम के लिए राष्ट्रपति आए उत्तर प्रदेश में, एक ही काम के लिए प्रधानमंत्री आए, एक ही काम के लिए आपको बुलाया गया। बताओ वो काम किसका था जो आप शिलान्यास कर करके आए थे? तो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते आप, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर सब दिए हैं, तो जब उत्तर प्रदेश के साथ ये धोखा हो सकता है तो कश्मीर का विकास कैसे होगा? धन्यवाद। जनाब स्पीकर साहब, मैं खड़ा हूं इस बिल के विरोध में, इसकी मुखालफत में। जनाब स्पीकर साहब, आज जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के दरमियान रिश्तों के लिए एक सियाह तरीन दिन है। जो बात आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आज आपने क्या खोया। आपने 1,25,00,000 लोगों का विश्वास खोया, आपने उनका भरोसा खोया, आपने उनका भरोसा खोया। माननीय सदस्यगण, स्पीकर साहब, उनका विषय जम्मू कश्मीर बोलने सुनने की हिम्मत रखिए। जनाब स्पीकर साहब, 1947 में 15 अगस्त जम्मू कश्मीर एक आजाद मुल्क था। हमारा रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, नहीं जो हिंदुस्तान से जुड़ा था। और जब 27 अक्टूबर को वहां के महाराजा ने जोड़ा तो महाराजा ने ही शराइत पर एक्सेशन किया। गवर्नर जनरल ने एक्सेशन बादली नाखासा कबूल किया इमरजेंसी की वजह से, लेकिन ये वादा किया कि हम वहां के अवाम से पूछेंगे, हमारी ये पॉलिसी है वो जूनागढ़ और हैदराबाद के पस मंजर में, कि ऐसे मामले में जहां आपको चले इधर पेश है अवाम की तरफ से, वहां हम लोगों से पूछेंगे, रेफरेंडम करेंगे। और उसके बाद आपको हम सुना, हमें भी सुनिए ना। और उसके बाद उस चिट्ठी में है, यह कोई प्रेम पत्र नहीं था, यह गवर्नर जनरल की चिट्ठी थी। और उसके बाद जब आप सिक्योरिटी काउंसिल में गए, पैरा 6 में अपनी कंप्लेंट में आपने लिखा कि हमने मन बनाया है कि हम यहां पर रेफरेंडम करेंगे। यही नहीं, जब गोपाल स्वामी अयंगर ने हजरत मोहानी के जवाब में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये 6 दलाइल दिए हम क्यों यह बना रहे हैं, तो उन्होंने एक ये कहा कि हम यूएनओ के पास है और ये तब तक रहेगा, ये 370 जब ये सेटल होता है। अब मुझे उस पर नहीं जाना है, विश्वासघात की बात अलग है, ये इतिहास फैसला करेगा, आने वाला इतिहास, क्या ये कदम सेलिब्रेट करने के लिए है या तकलीफ वाला है। अब जनाब आईन की तरफ आ जाइए। जनाब 370 मात्र केवल एक आर्टिकल है जो अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर को अप्लाई होता है। आप 370 में तरमीम नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से। 370 आपको यह इजाजत देता है कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जम्मू कश्मीर में अप्लाई करेंगे, वहां की कंकरेंस या कंसेंट से, वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके कंसेंट से। आपको 370 ये इख्तियार नहीं देता कि आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उसमें तरमीम करें, इसका जवाब मिलना चाहिए। और जनाब आपने जो रूट लिया है वो बिल्कुल एक असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलवाड़ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रोनते हुए ये ऑर्डर ला रहे हैं, तो आप खुद ही आर्टिकल 370 1 और 3 तरमीम कर रहे हैं। देखिए, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फैसला सादर किया है 1956 में कि 370 हटना नहीं चाहिए। अगर वो ये फैसला करती 370 हटना चाहिए तो वो उसकी सिफारिश करती, जिसका आप खुद 373 में जिक्र है। अब आ जाइए जनाब, जो रिऑर्गेनाइजेशन की बात है। जब पहली बात यह है कि 370 और 357 और 356 के तहत आपको जो इख्तियार है वो एक लेजिस्लेटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है। वो इमरजेंसीज को मीट करने के लिए है कि 306 महीने में कोई इमरजेंसी होगी तो आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा। इसी वजह से 357 के तहत आपको वो कानून वहां की असेंबली के सामने रखना है, वो असेंबली उसको पास करे या ना पास करे। आप 357 का सहारा लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूएंट को प्रोविजन अमेंड नहीं कर सकते। ये आपका पास इख्तियार है, ये प्योर लेजिस्लेटिव इख्तियार है। यहाँ वजीर कानून बैठे हैं, वो कहिए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है, इसके एक्सरसाइज से आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तरमीम कर सकते हैं। अब जनाब आप क्या कर रहे हैं, वहां असेंबली नहीं है,
आपका आर्टिकल 3 आप पर यह लाजिम करता है कि वहां की जो असेंबली है उसको भेज दीजिए, वो व्यूज देगी, वो व्यू कंसिडर करेगी। ये कोई एम्प्टी फॉर्मेलिटी नहीं है, इसका एक मकसद है ताकि आप रोक इन करें, ऑन बोर्ड रखें वहां के लोगों को, और वहां के लोग आपका जो भी प्रपोजल है विभाजन करने का, बाउंड्रीज चेंज करने का, वहां के लोगों को एक मौका मिले कि वो भी अपनी राय आपके सामने रखें, पार्लियामेंट के सामने रखें, फिर ही पार्लियामेंट इस पर कोई फैसला करे। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद ही मुद्दी भी बन रहे हैं, खुद ही मुदाला भी बन रहे हैं, खुद ही वकील भी बन रहे हैं और खुद ही जज भी बन रहे हैं। कहाँ है वो? आपने कहाँ भेजा वहां की असेंबली को व्यू करने के लिए? और आप क्या आप खुद से खुद ही मशवरा करेंगे? कहाँ है वहां की राय? कहां से ला रहे हैं वहां की राय? देखिए, ये कानून जो भी अनुच्छेद लिखा है, ये कोई ऐसे ही नहीं लिखा गया। इसका एक मंशा है, इसका एक पस मंजर है, इसका एक मकसद है। कहाँ वो मकसद आप पूरा कर रहे हैं? कैसे आप खुद ही कहेंगे 370 के जरिए आप जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, आपने 370 अमेंड करा, जिसका आपके पास कोई अधिकार है ही नहीं। दूसरी, आप वहां के विभाजन का, वहां के हिस्से टुकड़े करने का वो आप ला रहे हैं, आप काम वो ला रहे हैं बगैर कॉन्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स है, उनको फॉलो किए बिना। जब हम ये नहीं कहेंगे, अगर आप लाते, अगर जो आपको चेंजेस लानी थी, एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए लाते। अब देखिए क्या है, कौन सा कदम आप आवाम के हित में उठा रहे हैं। 72 घंटों से कर्फ्यू है, 1,25,00,000 आबादी कर्फ्यू में है, फोन बंद है, और आज कारगिल में बंद है, कारगिल विरोध में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के विरोध में है। आज कारगिल में बंद है। ये आप मुझे वो कहेंगे ना, अपनी बारी पर कहेंगे। अब देखिए ये अपनी बारी पर कहेंगे ना। अब देखिए जनाब, हर तरह से हम बड़े खुश हुए थे, हम बड़े खुश हुए थे। आपने ये ऐलान किया था, मैं वहां गया और वहां कोई हड़ताल नहीं हुई, हमने बधाई दे दी। लेकिन आज देखिए आप कौन सा ये अवाम दोस्ती का कदम ला रहे हैं, जिसमें आपको मजबूरन रखना पड़ता है कर्फ्यू। 1,25,00,000 लोग मसूर और गिरफ्तार करने पड़ते हैं। अब देखिए वहां को ताना दिया जाता है मेन सिटी होने का, और मेन सिटी को ही ये पहली बार है इस 1990 के बाद 28 साल में। सर, आप पहली बार मेन सिटी को ही बंद कैद कर रहे हैं। ये किस मोड़ पर हम आ गए? जो मेन स्ट्रीम कल तक, और यहां हमारे एक मौजूद मेंबर ने कहा कि 10% का ताना दिया। भाई, जब आपने पीडीपी को गले लगाया, उनके पास क्या 10% ज्यादा था? उस वक्त आपने कहा ये वितरित करते हैं वादी का, ये कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। उस वक्त क्यों नहीं याद आया? उस वक्त क्यों गले लगाया उनको? उनके साथ क्यों गवर्नमेंट बनाई? उस वक्त भी वही परसेंटेज की बात थी। अब देखिए जिस पर आपने शाबाशी ले रहे हैं पंचायत इलेक्शन, जिस पर आप पंचायत इलेक्शन पर और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन पर आप शाबाशी ले रहे हैं, देश को गौरव से सुना रहे हैं, उसमें क्या हुआ? कई एक जगह एक मेंबर ने खुद अपना वोट अपने लिए डाला और कोई नहीं था। जरा उसका एनालिसिस पेश कीजिए, किसने वोट पड़े। आज हमें कहा जा रहा है, आज ये कहा जा रहा है कि परसेंटेज क्या है। अरे भाई, हम खड़े हो गए, इलेक्शन में खड़े हो गए, जबकि सब लोग कहते थे ना खड़े हो जाए। और फिर इस वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने एनफोर्स खुद किया, बाइकाट क्लस्टर किया, 10 किलोमीटर में एक पोलिंग स्टेशन रखा ताकि लोग वहां तक न जाए। तो मंशा ये बात ये है, आप जो रूल ले रहे हैं, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, हमें इतिहास इस पर फैसला सादर करेगा। आप सेलिब्रेशन जैसे अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश जी ने जो मिसाल दे दी, आप इंतजार कीजिए। देखिए मकसद ये होना चाहिए कि लोगों को जोड़ें, मकसद ये होना चाहिए कि लोगों को अपने साथ लाए, अपने साथ मिलाए, और वही एक प्रोसेस शुरू हो रहा था। लेकिन आज आपने मालूम नहीं कहां धकेल दिया, और यहां पर कल्पना भी, यह इमेजिन भी नहीं आप कर सकते। मेरा ये फर्ज है कि मैं हाउस को कहूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस कदम से कहां तक मामले खराब हो जाएंगे। और आप कहते हैं कि नहीं जी, हमने कब कहा था? आप कहते हैं ये टेम्पररी था। भाई, टेम्पररी था। आप गोपाल स्वामी अयंगर की तकरीर पढ़िए, और आप कह रहे हैं कि हमने 370 बिल नाखास्ता किया। भाई, सबकी सर आशीर्वाद से, मुखर्जी की आशीर्वाद से 370 बना। किसी ने विरोध में कुछ बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? लाइए यहां पर देखिए, उन्होंने क्या विरोध किया? क्या सिर्फ बिल्कुल सत्य से दूर बात कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण 370 बना। कहीं पर भी रेफरेंस ला के दिखा दे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात करी। एक सदन सत्य से दूर बात नहीं सुन सकता, माननीय अध्यक्ष जी।
बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि असत्य बात हम यहाँ रख देंगे। कहां पर, मैं मसूदी साहब से पूछना चाहता हूं, कहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 का स्वागत किया? जान दे दी है सब 370 हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? किस जगह पे जरा जिक्र करे वो, उनको कहना चाहिए जिक्र करे वो। स्पीकर साहब मुझे बात करने दीजिए, एक बात आप देखिए बात सुनिए, देखिए आप देखिए आप बैठिए, देखिए आप देखिए अगर आप देखिए स्पीकर साहब आप बैठे, स्पीकर साहब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट यहाँ ले आइए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट यहाँ ले आइए। जनाब आप देखिए क्या उसके विरोध में वोट दिया किसी ने? आप क्या देखिए आप स्पीकर साहब देखिए ऑथेंटिकेट करते हैं। मैं इतना ही कह रहा हूं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कह रहा हूं कि वो जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिकेट करते हैं। वो झूठा आरोप लगा रहे हैं, एकदम झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए स्पीकर साहब माननीय अध्यक्ष मसूदी जी को सब कुछ बोलने का अधिकार है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बोल सकते, अपनी बात रख सकते। अगर वो कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 लाया तो वो रेफरेंस दे, कहां से वो ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा? इस तरह से बेबुनियाद बातें यहां नहीं हो सकती। मुझे कहने दीजिए स्पीकर साहब, अगर आप क्या वो कैबिनेट में शामिल नहीं थे? क्या स्पीकर साहब क्या उन्होंने 370 सर्वसहमति से नहीं हुआ? माननीय सदस्य प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया, आप बैठिए। देखिए स्पीकर साहब, हाँ बोलिए। देखिए जनाब, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में मिलेगा, वोट किसी ने खिलाफ दिया। सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज, ये सदन है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस संसद से जो बात हम कह रहे हैं पूरा देश सुन रहा है। बोलते समय किस रेफरेंस में किसी पे आरोप प्रत्यारोप जब तक नहीं हो, फिर नियम कानून की किताब से चलेंगे तो सदन चलेगा नहीं। तो तथ्यों के आधार पर हो, कोई रेफरेंस हो, कोई बात हो, इस सदन को ऐसा नहीं बोले कि अपन कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई संदर्भ नहीं और अपन किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। इसके लिए सदन का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कार्रवाई से निकालूं, लेकिन सदन बोलकर जनता के बीच में चल जाए, ये मैं कभी उचित नहीं मानता। इसलिए बोलते समय माननीय सदस्य, उनके पास जब भी तथ्य हो, प्रमाण हो तो निश्चित रूप से बोले। माननीय रक्षा मंत्री जी, उनको मान नहीं कहना चाहता, बस इतना ही आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूं माननीय सदस्य से, जिन्होंने कि अपना विचार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 370 का प्रस्ताव लाया था। तो मैं चाहता हूं कि इसको ऑथेंटिकेट कर दें। मैं चाहता इसका कोई न कोई रेफरेंस आपके पास होगा तो रेफरेंस की भी इस सदन में चर्चा करें तो ज्यादा उचित होगा। इतना ही कहना, यदि नहीं है, इसका रेफरेंस नहीं है तो आपको सदन से क्षमा मांगनी चाहिए, यह भी मैं स्पीकर साहब मनीष जी, केवल हसनैन मसूदी जी, स्पीकर साहब, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने लाया रेजोल्यूशन, लेकिन ये है कि क्या एक
माननीय सदस्य। देखिए आप बैठिए ना माननीय प्लीज। देखिए स्पीकर साहब, आप बिला शक निकालिए, लेकिन मेरा ये नहीं कहना था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने नहीं किया। बात यह है कि क्या सर्वसहमति से 370 नहीं हुआ? सिर्फ क्या सर वे कहते हैं कि कैबिनेट के सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सदन के रिकॉर्ड के लिए कि वो कैबिनेट किसी एक पार्टी की चुनी हुई कैबिनेट नहीं थी, सर्वदलीय कैबिनेट थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रस्ताव गए हैं वो कैबिनेट के थ्रू नहीं गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वतः ही चर्चा कर संविधान को लिखने का काम किया है। संविधान बनने के बाद ये हुआ कि कोई भी प्रस्ताव जो जाएगा कानून बनने के लिए वो कैबिनेट के थ्रू जाएगा। वो कैबिनेट को अधिकार संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसने दिया है। इसलिए जब कैबिनेट के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इट डजंट मीन कि इन्होंने 370 का समर्थन किया है। और रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए साहब, इस सदन पर इस तरह की बातें रिकॉर्ड पर भी नहीं रहनी। साहब इन्होंने मेरी जो बोल रहे हैं सर प्लीज माननीय सदस्य, आप शशि तरूर जी आपको भी देखिए उनको बोलने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इन वे मेरा सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये माना कैबिनेट से आया था और वहां पर किसी का विरोध नहीं हुआ। सिर्फ महावीर तागी साहब ने एक अमेंडमेंट की थी जो उन्होंने अभी भी साहब शब्द एक मिनट अभी भी ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने कहा कि कैबिनेट से आए। मैंने कभी नहीं कहा कैबिनेट से आए। उस वक्त संविधान सभा में जो कानून बनने जाता था वो कैबिनेट से होकर नहीं जाता था। कैबिनेट में होकर कानून बनने के लिए जाने का सिलसिला संविधान बनने के बाद देश की कैबिनेट को मिला है। उस वक्त स्वतः ही संविधान सभा अपनी चर्चा कर संविधान को गढ़ रही थी, बना रही थी। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के सदस्य थे। इट डजंट मीन कि उन्होंने 370 को समर्थन किया। ठीक है मान्य तो जनाब यह है कि मान्य से प्लीज हमने कहा कि सर्वसम्मति से महावीर त्यागी साहब ने अमेंडमेंट ली, वो ली। सिर्फ हसद मोहानी ने ऑब्जेक्शन किया और स्वामी अयंगर साहब ने सबको संतोष किया कि नहीं ये हित में है। और ये भी कहा कि ये अगर आप उनका बयान देखेंगे तो ये नहीं टेम्पररी है, नहीं ट्रांजिशनल है और ये बंदा हुआ है श्री पी के कुणाली कुट्टी जी। और ये जम्मू मान्य सदस्य आप प्लीज आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बना रखी है, उसमें आपका टाइम अलॉटमेंट होता है। मैं नहीं कहता कि उस टाइम के अलॉटमेंट से मैं एक मिनट मैं ज्यादा समय नहीं देता हूं, लेकिन मैंने अधिकतम मान्य सदस्यों को उनकी पार्टी से ज्यादा समय दिया है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार और प्रतिपक्ष को विशेष रूप से ज्यादा अधिकार है। और विशेष रूप से मान्य सदस्य क्योंकि जम्मू कश्मीर से आते, इसलिए मैंने उनको बोलने के लिए ज्यादा समय दिया है, इतना सा है। हाँ, लेकिन मैंने मान्य सदस्य उनका समय व्यवस्था से आपने व्यवस्था बनाई उसके साथ 3 मिनट होते हैं, मैंने 8 मिनट बोलने का दिया है। क्यों 20 मिनट हो गए, कितने 15 मिनट हो गए बोलने। मान्य सदस्य प्लीज कंक्लूड करने दो उनको। मान्य सदस्य आपका उनका समय क्यों खराब करो, कंक्लूड करने दो। एक मान्य सदस्य बीच में खड़े होते यही तो नहीं जो सारे देश ने एक विश्वास दिया था वो तोड़ा जा रहा है, और वो भी एकतरफा। कोई वहां पर इलेक्टेड, आप कह रहे हैं कि हम जी वहां के इलेक्टेड गवर्नर साहब के मशवरे पर कॉन्फ्रेंस, उनकी कॉन्फ्रेंस लेकर कंसर्ट लेकर, जनाब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना ही नहीं है। क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होता है वहां उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि द नेचर ऑफ द पावर। आप खुद क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने अपॉइंटी से कॉन्फ्रेंस लेंगे? कैसी बात है? आप तो इतने विद्वान हैं। जिस कॉन्फ्रेंस और की वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की हो, और इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट इन प्लेस, सो वट एवर इज बीइंग डन दैट इज नॉट इन ट्यून विद इन कॉन्सेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन का एक असॉल्ट किया जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉलो करके कोई चीज की जाए और आपको, और दूसरी बातें करें डेवलपमेंट होगी। बस जनाब हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पर एक भी सुसाइड नहीं है, फॉर्मल सुसाइड। वी आर वेल ऑफ। हमारा पर कैपिटा है सबसे ज्यादा देश से।
हमारी 8 यूनिवर्सिटियां हैं, एक जम्मू, एक श्रीनगर, एक माता वैष्णो देवी, एक बाबा गुलाम शाह, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी, 8 यूनिवर्सिटियां हमारी हैं। और लद्दाख को भी यूनिवर्सिटी, लद्दाख